ओके, चलिए सीधे अपनी इस प्रैक्टिकल गाइड में डाइव इन करते हैं जिसे स्पेशली जूनियर टेक्नीशियंस और ऑटोमेशन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन मकसद टेक्स्ट बुक थ्योरी और फैक्ट्री फ्लोर के रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के बीच के गैप को खत्म करना है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बेसिक्स तो हम सब पढ़ते हैं, पर रियल वर्ल्ड में ये सिस्टम आखिर कैसे बिहेव करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। ये ओवरव्यू बिल्कुल एक सर्वाइवल मैनुअल की तरह काम आएगा। आज हमारा फोकस मॉडबस कम्युनिकेशन पर रहेगा। हम देखने वाले हैं कि स्काडा, पीएलसी और वीएफडी आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, लेगेसी सीरियल डिवाइसेस को गेटवे से कैसे जोड़ा जाता है, एक सॉलिड स्टार्टअप कनेक्टिविटी चेकलिस्ट क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज करके कॉमन कम्युनिकेशन फेलियर्स को फैक्ट्री फ्लोर पर तुरंत ट्रबल शूट कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम मॉडबस लैंग्वेज और प्लांट सिनेरियो की बुनियादी बातों पर नजर डालेंगे। अब इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन को समझना शुरुआत में थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, राइट? पर इसको एक सिंपल भाषा की तरह सोचिए। जैसे एक फ्रेंच बोलने वाले और एक स्पेनिश बोलने वाले इंसान को आपस में बात करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही मॉडबस एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये एंश्योर करता है कि अलग अलग इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों, आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे का डेटा सीमलेसली एक्सचेंज कर सके। अब इस थियोरी को एक कॉन्क्रीट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखते हैं, खासकर स्काडा, पीएलसी और वीएफडी के इंटरैक्शन को लेकर। मान लीजिए हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खड़े हैं। यहाँ पर स्काडा सिस्टम एक मास्टर की तरह बिहेव करता है, जिसका काम है लगातार डेटा मॉनिटर करना और कमांड्स देना। दूसरी तरफ पीएलसी और वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव स्लेव्स की तरह काम करते हैं। होता क्या है कि जब स्काडा किसी फ्लो मीटर का डेटा मांगता है तो पीएलसी उसका तुरंत जवाब देता है, और अगर स्काडा किसी पंप की स्पीड एडजस्ट करने का कमांड दे तो वीएफडी उस कमांड को ब्लाइंडली रिसीव करके एग्जीक्यूट करता है। ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर ही पूरे प्लांट को ऑटोमेट करता है। लेकिन ये कंपोनेंट्स हवा में तो बात नहीं करते। इन्हें फिजिकली कनेक्ट करने के लिए सीरियल वायरिंग लेयर्स को समझना जरूरी है। जब फिजिकल वायरिंग की बात आती है तो RS-485 हमेशा RS-32 से आगे निकल जाता है। RS-32 सिर्फ 15 मीटर तक के शॉर्ट पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शंस के लिए ठीक है, पर फैक्ट्री फ्लोर पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है, और वहीं RS-485 स्टैंडर्ड बन जाता है। ये 1200 मीटर्स तक की रेंज कवर करता है, मल्टी डिवाइस डेजी चेनिंग अलाउ करता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसकी नॉइज इम्यूनिटी इतनी हाई होती है कि हेवी मशीनरी के हार्श नॉइज के बीच भी डेटा करप्ट नहीं होता। और जब लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात हो रही हो तो एक नंबर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, 120। RS-485 लाइन के दोनों एंड्स पर एग्जैक्टली 120 ओम का टर्मिनेशन रजिस्टर लगाना एब्सोल्युटली क्रूशल है। क्यों? क्योंकि अगर टर्मिनेशन रजिस्टर्स मिसिंग होंगे तो सिग्नल्स केबल के एंड से टकराकर वापस आएंगे, बिल्कुल एक एको की तरह, और पूरे डेटा को करप्ट कर देंगे। साथ ही इस इंटरफेरेंस को फर्दर रोकने के लिए शील्डेड केबल्स का यूज करना भी उतना ही लाजमी है। आजकल हमें पुरानी लेगेसी सीरियल डिवाइसेस को मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क से जोड़ना पड़ता है, और ऐसे में मॉडबस गेटवेज गेम चेंजर साबित होते हैं। प्रोसेस सिंपल सा है। पहले अपने पुराने RS-485 डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करें, उन्हें मॉडबस गेटवे से कनेक्ट करें। उसके बाद गेटवे को पुराने RTU फॉर्मेट से नए मॉडबस TCP में ट्रांसलेट करने के लिए कॉन्फ़िगर करें, और बस गेटवे को सीधे मॉडर्न ईथरनेट नेटवर्क से जोड़ने। एकदम सीमलेस इंटीग्रेशन। तो वायरिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद सीधे पावर स्विच ऑन करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसके लिए एक स्टार्टअप चेकलिस्ट का होना बेहद ज़रूरी है। ये चेकलिस्ट स्टार्टअप के वक्त एक इंजीनियर का सबसे बड़ा हथियार होती है। सबसे पहले वायरिंग चेक करके एंश्योर करें कि कनेक्शन स्ट्रिक्टली डेजी चेन ही हो। स्टार टोपोलॉजी फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। फिर चेक करें कि हर एक डिवाइस को एक यूनिक स्लेव आईडी दी गई है या नहीं। इसके बाद ये मेक श्योर करें कि पूरे नेटवर्क पर सभी डिवाइसेस का बॉड रेट एकदम आइडेंटिकल हो। और आखिरी में स्काडा ड्राइवर और टैग मैपिंग को वेरीफाई करें। सिर्फ इन 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम इनिशियल स्टार्टअप में आने वाले ज़्यादातर फेलियर्स को रोक सकते हैं। लेकिन हमें पता है फैक्ट्री में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, इसलिए नेटवर्क लेटेंसी या नॉइज को आइडेंटिफाई करने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है।
टूल किट में आने वाले सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है मॉडबस पोल, जो एक मास्टर सिम्युलेटर की तरह काम करता है और कम्युनिकेशन टेस्ट करने में मदद करता है। वहीं मॉडबस स्लेव फील्ड डिवाइसेस को सिम्युलेट करने के काम आता है। अगर ईथरनेट नेटवर्क पर टीसीपी पैकेट्स को प्रोटोकॉल लेवल पर डीपली इंस्पेक्ट करना हो तो वायरशार्क से बेहतर और कुछ नहीं। और अगर सीधे नेटवर्क लाइन पर फिजिकल टेस्टिंग करनी हो तो एक छोटा सा USB to RS485 कन्वर्टर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। चलिए अब इन्हीं टूल्स का यूज करके अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, ट्रबल शूटिंग कॉमन कम्युनिकेशन फेलियर्स। फैक्ट्री फ्लोर पर काम करते वक्त जो सबसे पहला एरर आपको दिखेगा वो है टाइम आउट एरर। लेकिन आखिर मास्टर सिस्टम को ये एरर आता क्यों है? टाइम आउट एरर का सिंपल मतलब है कि मास्टर ने डिवाइस से कोई डेटा मांगा, पर जवाब में सिर्फ और सिर्फ साइलेंस मिला। इसकी वजह बहुत बेसिक भी हो सकती है, जैसे फील्ड डिवाइस का पावर ऑफ होना या स्लेव आईडी एड्रेस का गलत होना। कई बार कम्युनिकेशन केबल कंप्लीटली ब्रेक या डिस्कनेक्ट होती है। एक और रीजन ये हो सकता है कि स्लेव डिवाइस थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा हो, पर मास्टर का वेट टाइम हमने बहुत शॉर्ट रखा हो। तो ट्रबल शूटिंग हमेशा पावर, केबल और एड्रेस चेक करने से ही शुरू करनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है पर डेटा गलत आ रहा है तो इसका मतलब है वहां CRC एरर्स और डेटा करप्शन हो रहा है। CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो इंश्योर करता है डेटा रास्ते में करप्ट ना हो, पर हार्श इंडस्ट्रियल सेटअप में आसपास की हेवी मशीनरी का इलेक्ट्रिकल नॉइज सिग्नल्स को डैमेज कर देता है। इसके अलावा जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मिसिंग टर्मिनेशन रेजिस्टर्स, अनशील्डेड केबल्स का यूज या इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग से बनने वाले ग्राउंड लूप्स, ये सब डेटा एरर्स के मेजर कॉजेज हैं। इन एरर्स से बचने के लिए प्रॉपर शील्डिंग और ग्राउंडिंग कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बनती है जब सिस्टम में डुप्लीकेट स्लेव आईडीज गलती से असाइन हो जाती हैं। सोचिए कि अगर दो घरों का एग्जैक्ट सेम मेलिंग एड्रेस हो तो चिट्ठी किसके पास जाएगी? कंफ्यूजन होगा ना? नेटवर्क पर भी बिल्कुल यही होता है। जब दो डिवाइसेस सेम आईडी शेयर करते हैं तो नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट होता है। दोनों डिवाइसेस एक ही वक्त पर मास्टर को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और पूरा कम्युनिकेशन इंटरमिटेंट होकर ड्रॉप हो जाता है। इसका सिर्फ एक ही फिक्स है, नेटवर्क पर हर एक डिवाइस को 1 से लेकर 247 के बीच एक स्ट्रिक्ट यूनिक आईडी देना और फ्यूचर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए रजिस्टर मैपिंग की रिगरस डॉक्यूमेंटेशन हमेशा मेंटेन करना। तो प्लांट के आर्किटेक्चर, वायरिंग और ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स को डीपली समझने के बाद ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग थॉट सामने लाता है। जैसे जैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्री तेजी से इवॉल्व हो रही है, IoT और एडवांस क्लाउड एनालिटिक्स का दौर आ रहा है, क्या ये मॉडबस जैसे लेगेसी ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल्स कल की इंटरकनेक्टेड स्मार्ट फैक्ट्रीज में अडेप्ट कर पाएंगे, या फिर ये किसी नए फॉर्मेट में कंप्लीटली इवॉल्व हो जाएंगे? ये एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में हर ऑटोमेशन एंथुजियास्ट को जरूर सोचना चाहिए।